चित्रा त्रिपाठी NS24 ABP। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आ चुके हैं सरयू घाट पर, हैदराबाद में, दिल्ली, प्रयागराज। सत्ता से सवाल हो या विपक्ष के मुद्दे, एजेंडे को कौन कहता है? ये आंकड़े सबकी खबर लेती हैं, सबकी खबर रखती हैं। मंत्री पद की कुर्सी राजनीतिक रिपोर्टिंग में जिनका जोर नहीं, कौन? जिनकी एंकरिंग का कोई तोड़ नहीं, नजर जिसकी हर खबर पर। मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ ABP न्यूज पर। नमस्कार, ABP न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या आपके लिए है खास। जनहित में सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र चुनाव की। कल नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक दोनों ही गठबंधन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाए हैं। महायुति की 28 तो महाविकास अघाड़ी की 21 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। बात करेंगे जनगणना की। केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना अगले साल शुरू होगी और 2026 तक चलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके साथ जाति जनगणना भी होगी। जनहित में अगली खबर दिखाएंगे चुनाव में चले जा रहे धर्म के दांव की। बीजेपी एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से उछाल रही है। जवाब में समाजवादी पार्टी ने कहा है ना बटेंगे ना कटेंगे और जीतेंगे तो पीटेंगे। साथ ही बात होगी बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव की भी, जिनको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने धमकी दी है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही जनहित में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की, जहां एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, जबकि जल, थल और आसमान से बाकी बचे आतंकवादियों की तलाश लगातार की जा रही है। तो आखिर तक जुड़े रहिए जनहित के साथ। चलिए शुरू करते हैं जनहित की आज की पहली सबसे बड़ी खबर। जनहित में आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र के चुनाव की, जहां पर कई सीटों पर अब भी अमेठी रायबरेली सिचुएशन बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि महाराष्ट्र में अमेठी रायबरेली की सिचुएशन क्या है, तो हम आपको इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड अभी बताएंगे, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में आज के चुनावी माहौल की कुछ झांकियां आपको जरूर देखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज गाजे बाजे के साथ ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया। ओरिजिनल शिवसेना के बैनर पर शिंदे का यह पहला चुनाव है। नामांकन से पहले शिंदे गुरु आनंद दीघे के आश्रम भी पहुंचे। चुनाव में शिंदे का मुकाबला आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे से है, जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनावी मैदान में उतारा है। केदार दीघे ने भी आनंद दीघे की समाधि पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। दोनों ने जीत के दावे भी किए। मुख्यमंत्री बनकर घर घर जा रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को भरपूर ये हमारे मतदाता वोट करेंगे और 23 तारीख को ये सरकार महायुति पूरी तरह मेजॉरिटी से जीतेगी। महाराष्ट्र में आज कई और वीआईपी कैंडिडेट ने नामांकन भरे। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती सीट से 8वीं बार विधानसभा चुनाव का नामांकन भरा। अजित भी यहां फैमिली फाइट में हैं। उनका मुकाबला भतीजे युगेंद्र पवार से है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे बेटे अमित ठाकरे ने मुंबई की माहिम सीट से अपना नामांकन भरा है। अमित ठाकरे का त्रिकोणीय मुकाबला है। उद्धव की शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। अब आते हैं हम महाराष्ट्र की अमेठी रायबरेली सिचुएशन पर। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने कितना कंफ्यूज कर रखा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, और फिर 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन ही अपने पत्ते खोले थे। कुछ ही घंटों में जाकर राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया था। बस वही हालात इस वक्त महाराष्ट्र में भी बने हुए हैं। ये ऐसे हालात हैं कि शादी की तारीख तय हो चुकी है, बैंड बाजा बारात सब तैयार है, मुहूर्त भी पहले से तय है कि फेरे 20 नवंबर को ही पड़ेंगे, लेकिन कई सीटों पर अब भी दूल्हे का नाम तय नहीं हो पा रहा है। और यह स्थिति दोनों तरफ है। बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज जारी की है। छोटे सहयोगियों के लिए 5 सीटें अभी शाम को छोड़ी। शरद पवार की एनसीपी ने 7 टिकट आज बुक किए हैं। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है और अब तक महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों की स्थिति यह है कि महायुति 265 सीटों का ऐलान कर चुका है, लेकिन 23 सीटों का ऐलान अभी भी होना बाकी है। महाविकास अघाड़ी 267 सीटें फाइनल कर चुका है। 21 सीटों पर उम्मीदवार अब तक तय नहीं किए जा चुके हैं।
ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति बेहद कम देखने में आती है, जो महाराष्ट्र में इस बार साफ साफ नजर आ रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसका एक नमूना भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको यह लिस्ट दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी अब तक कितने उम्मीदवार तय कर चुकी है। संख्या के हिसाब से इसमें बीजेपी सबसे आगे है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर, लेकिन गठबंधन के हिसाब से देखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति आपको दोनों तरफ बराबरी पर दिखाई देगी। दोनों ही गठबंधन 20 से ज्यादा उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। बहुत सोच समझकर एक एक टिकट फाइनल करने के पीछे पार्टियां यही बोल रही हैं कि वो आखिरी वक्त तक बेस्ट ढूंढ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात और बगावत का खतरा भी है। इसका उदाहरण आज ही दिखाई दिया है। संभाजीनगर मध्य सीट से उद्धव की शिवसेना ने किशन चंद तनवानी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन तनवानी ने आज उद्धव की पार्टी को झटका दे दिया, अपनी उम्मीदवारी खट से वापस ले ली। अब तक की हमारे पास जो खबर है वो ये कि शिंदे गुट ये ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें 2 शिवसेना और 2 एनसीपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसीलिए निष्ठाओं का बड़ा संकट है कि न जाने गलती से किसी को टिकट दे दें और वो किसी और का हो जाए। लोकसभा चुनाव में यह हो चुका है। आपको गुजरात के सूरत का किस्सा तो याद ही होगा। इंदौर में तो नामांकन के बाद कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी में चला गया था और बीजेपी ने वहां पर एक तरफा जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, जनहित में अब आज की एक और बड़ी खबर पहुंचाते हैं। बात जनगणना की, यानी देश के लोगों को होने वाली गिनती की बात करेंगे और फिर इसी में जाति जनगणना की बात भी होगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। ये जानना हमारे और आपके लिए कितना जरूरी है, ये भी आपको बताएंगे कि जाति जनगणना वाकई लोगों की जरूरत है या फिर इसकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक सियासी या फिर चुनावी जिद है। पहली खबर सूत्रों के हिसाब से कंफर्म है कि केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का फैसला कर लिया है, जो 2025 में शुरू होकर 2026 तक चलेगी। दूसरी खबर अभी कंफर्म नहीं है कि सरकार इसमें जातिगत जनगणना कराएगी या फिर नहीं। विपक्ष ने इसे लेकर आज सरकार से 2 सवाल भी पूछे हैं। जाति जनगणना पर क्या उलझन है वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले जनगणना का शेड्यूल बता देते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जनगणना वर्ष 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। इस जनगणना में लोगों से संप्रदाय भी पूछा जा सकता है। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना के बाद होगा। जाति जनगणना के बारे में केंद्र ने फैसला नहीं लिया है। अब हम 4 महान विचारों के साथ आगे की बात कहेंगे कि जाति जनगणना को लेकर उलझन की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है। कबीर दास जी ने कहा था, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान मायने रखता है। तलवार का मोल नहीं होता, वो किस मयान में है उसका नहीं। संत रविदास ने कहा है कि किसी मनुष्य से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पात नहीं है, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जातिवाद किसी भी राष्ट्र और उसकी आत्मा के विकास के लिए नुकसानदेह है। जयप्रकाश नारायण जेपी ने कहा था, इस देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो जातिवाद और छुआछूत है। लेकिन ताजा स्थिति यह है कि देश में कबीर और रविदास को पूजने वाले, खुद को गांधी और जेपी का अनुयायी बताने वाले लगभग सारे राजनीतिक दल जनगणना में जाति के हिसाब से सबकी गिनती देखना चाहते हैं। क्योंकि कबीर, रविदास, गांधी और जेपी वोट पॉलिटिक्स के लोग नहीं थे, इसीलिए जो कहा उस पर कायम रहे। लेकिन वोट पॉलिटिक्स अपने सहूलियत के हिसाब से चलती है, इसीलिए उसका स्टैंड अपने प्रॉफिट के हिसाब से बदलता रहता है। भारत में जनगणना के अंदर जाति जनगणना का बीज अंग्रेजों ने बोया था। फूट डालो और राज करो, उन्हीं की नीति थी। समझ लीजिए कि जाति जनगणना उसी पॉलिसी की टूल किट थी। बहुत संक्षेप में हम 1881 से 2024 तक आएंगे। 1881 से 1931 तक अंग्रेजों ने 6 बार जाति जनगणना कराई। 1941 में भी जाति की गिनती हुई, लेकिन डेटा प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने SC/ST को छोड़कर बाकी जाति की गिनती रोक दी। 2011 में केंद्र ने जाति जनगणना को मंजूरी दी, लेकिन डेटा जारी नहीं किया गया। 2011 की जनगणना में 46 लाख जातियों, उपजातियों का पता चला था। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA 2 की सरकार थी। आज के इंडिया अलायंस के कई सहयोगी तब अड़े हुए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने जातियों की गिनती को सार्वजनिक नहीं किया। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई और विडंबना देखिए कि 24 के चुनाव में और उसके बाद से कांग्रेस लगातार उसी जातीय जनगणना के लिए बैटिंग कर रही है, जिसके आंकड़े खुद उसने 2011 में जुटाने के बावजूद रोक लिए थे। पिछले कुछ बयानों की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपको। पार्लियामेंट के फ्लोर में
लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जो समाज को तोड़ते रहे हैं वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इंसान का जो इम्बैलेंस है वो कैसे सुधरेगा? तो जब तक गिनती नहीं होगा, हम लोग जो है गिनती कराएंगे कौन जाति के कितने लोग हैं। दरअसल इंडिया अलायंस का यह तर्क है कि जब पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो ये कैसे तय होगा कि किसे कितना लाभ देना है। अभी जो आंकड़ा आधार है वो 1931 वाला है। आज भी कांग्रेस ने सरकार से दो बड़े सवाल पूछे हैं। सवाल यह है, क्या इस नई जनगणना में देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी? दूसरा सवाल, क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए किया जाएगा? अब आपको बताते हैं जाति जनगणना को लेकर अभी तक बीजेपी और सरकार का स्टैंड क्या रहा है। 2024 के पूरे चुनाव में बीजेपी का पलटवार था कि कांग्रेस और उसके साथी देश को जातियों में तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने विपक्षी दलों की अंग्रेजों तक से तुलना की थी, लेकिन सरकार के तौर पर बीजेपी बहुत नपा तुला बोलने के पक्ष में रही है। न पूरी तरह से पक्ष में उसने बोला है और न ही विरोध में कुछ कहा है। 3 नवंबर 2023 को गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी कभी भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं रही। ऐसे मुद्दे पर निर्णय सावधानी पूर्वक उचित समय पर लिए जाने चाहिए। 12 अप्रैल 2024 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस लोगों को बांटने के लिए यह काम करना चाहती है। लोगों की जाति जानने के राजनीतिक जुनून में एक दिलचस्प वाकया चुनाव के बाद संसद में भी दिखा था, जब जाति जनगणना की मांग करने वाला विपक्ष ये कहकर भड़क उठा था कि भला उसके नेता की जाति कोई कैसे पूछ सकता है। जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कुछ समय पहले लोकसभा के भीतर की स्थिति आपने देख ली थी। इसी के बाद सवाल उठा कि फिर विपक्ष भी देश के हर नागरिक की जाति कैसे पूछ सकता है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति जनगणना पर याचिका यह कहकर खारिज की थी कि इस पर वो सरकार को आदेश नहीं दे सकता। फिर भी मोदी सरकार अगर जाति जनगणना की दिशा में बढ़ती है तो उसकी वजह विपक्ष का दबाव नहीं, बल्कि वजह सरकार के अंदर ही है। चुनाव से पहले जाति जनगणना का झंडा सबसे पहले नीतीश कुमार ने उठाया। उस झंडे के नीचे अब एनडीए के कई सहयोगी दल खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं, जाति जनगणना के लिए एक भावना है, इसका सम्मान होना चाहिए। चिराग पासवान बोल चुके हैं, हम जाति जनगणना चाहते हैं, योजनाओं की सफलता के लिए यह जरूरी है। अनुप्रिया पटेल भी कह चुकी हैं, हमारी पार्टी ने हमेशा से जाति जनगणना की वकालत की है। ओम प्रकाश राजभर कह चुके हैं, हमें आशा है पीएम मोदी जाति जनगणना को सही समय पर मंजूरी देंगे। देखिए, हम तो जरूर चाहेंगे कि जातीय जनगणना कराई जाए, और बिहार तो पायनियर है। बिहार ने जातीय सर्वे के जरिए जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, तो निसंदेह अगर देश में भी जब जनगणना हो रहे हैं तो जातीय जनगणना ही करा ली जाए। जनगणना को लेकर आपने राजनीतिक दलों की चिंताएं तो देख ली हैं, अब देश के आम लोगों की चिंता भी समझिए। इसमें मूल सवाल है कि कहीं जातियों के आंकड़े सिर्फ सियासी हथियार तो नहीं बन जाएंगे। इन आंकड़ों का वाकई योजनाओं में लाभ मिलेगा या सिर्फ पार्टियों को सुविधा हो जाएगी कि किस जाति के कितने वोट हैं और उन्हें कैसे वोट बैंक में बदलना है। जनगणना को लेकर देश में उत्तर दक्षिण भी शुरू हो चुका है। दक्षिण के राज्यों को डर है कि जनगणना के बाद नए लोकसभा परिसीमन में उनकी सीटें कम हो जाएंगी। उन्हें लगता है परिवार नियोजन करके आबादी को काबू में रखना उन्हें भारी पड़ जाएगा। पिछले दिनों स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू ने जो ज्यादा बच्चों वाले बयान दिए थे, उसमें उनकी यही चुनावी चिंता नजर आ रही थी। उधर जाति आरक्षण का मुद्दा विपक्ष की जुबान पर इस चुनाव में भी है। हालांकि एक और नारा हावी हो रहा है और वो है, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह नारा इन दिनों हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का ब्रह्मास्त्र बना हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में लखनऊ से नोएडा तक दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
बटेंगे तो कटेंगे। दीजिए न तो बटेगा न कटेगा। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सबसे अहम सड़क डीएनडी फ्लाईवे पर लगे इस पोस्टर ने हर आने जाने वाले का ध्यान खींचा। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ इस पोस्टर पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। जैसा कि पोस्टर खुद गवाही दे रहा है, इसे बीजेपी के नेता ऋषभ राज शर्मा ने लगवाया है। ये पोस्टर प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से लगाया गया है, ऋषभ राज शर्मा की तरफ से लगाया गया है। डीएनडी पे और भी ऐसे 2-4 जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। काला जो पूरा बोर्ड है, आधा योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा और बटेंगे तो कटेंगे। इस पोस्टर के उलट एक अलग पोस्टर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिखाई दिया, जिस पर लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले लोग हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता रंजीत सिंह ने लगवाया है। हम कहना चाहते हैं न कोई कटेगा न कोई बटेगा, हिंदू मुस्लिम एक था और नेक रहेगा, और नफरत की राजनीति अब खत्म हो चुकी है और 2027 को समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और नफरत वाले हटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने अगस्त के महीने में आगरा में दिया था। हालांकि तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात कहते हुए हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील की थी। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बाद में उसी नारे का इस्तेमाल हरियाणा की चुनावी रैलियों में किया, जिस पर खूब तालियां बजी और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की चमत्कारी जीत की एक वजह ये नारा भी है। विपक्ष के नेता इस नारे को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। एक और बीजेपी इस नारे को विजय मंत्र मानकर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे समाज को तोड़ने वाला करार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कड़ा ऐतराज जताया है और दावा किया है कि उपचुनाव में पीडीए न तो बटेगा न ही कटेगा। शिवपाल यादव के जवाब में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग पहले बांटने की राजनीति करते थे, आज वही योगी आदित्यनाथ के नारे पर चिल्ला रहे हैं। पीडीए न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जो बटोगे तो कटोगे वाला संदेश है, उसका तीर जो है वो सही निशाने पे लगा है। जो लोग समाज को पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे हैं, उनमें चीख भी है और उनमें जो है वो चिंता भी है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध करते हुए उसे आरक्षण से जोड़ दिया। यदि आप बटोगे तो आपकी हिस्सेदारी छीन लेंगे, और यदि आप बटोगे तो आरक्षण छीन लेंगे आपका। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देते हुए बीजेपी को उनके गढ़ में चुनौती दी थी। वहीं हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के दम पर सफलता का स्वाद चख चुकी बीजेपी अब इस नारे को महाराष्ट्र चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भुनाना चाहती है। आगे बढ़ते हुए अब बात उस धमकी की जिसने एक बाहुबली को दहशत में डाल दिया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का दावा है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहले तो उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की और जब उन्होंने कॉल नहीं उठाई तो लॉरेंस के गुर्गे ने ऑडियो मैसेज भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दी। ऑडियो मैसेज में क्या धमकी दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं? अब फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं? ये कच्चे चबा दिए ना 1 घंटे के अंदर। ये वो धमकियां हैं जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मिली। बताया जा रहा है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी अमन साहू गैंग के मेंबर ने दी है। अमन साहू झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में एक्टिव है। असल में लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताया था। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो वो 24 घंटे में लॉरेंस का पूरा नेटवर्क खत्म कर देंगे। जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास,
और अब गिनती चालू कर दे। भैया खुशी के खिलाफ बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के ये तेवर साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रास नहीं आए और अमन साहू गैंग के जरिए पहले तो पप्पू यादव से संपर्क करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पहले तो एक नंबर से पप्पू यादव को लॉरेंस की फोटो भेजी और फिर बात करने को कहा गया। जिस नंबर से कॉल आ रही थी उसने अपना नाम अज्जू लॉरेंस लिख रखा था, लेकिन पप्पू यादव ने उनका फोन नहीं उठाया। जिसके बाद अमन साहू गैंग के उस गुर्गे ने पप्पू यादव को ऑडियो मैसेज भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही, वो गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझा खत्म। तो धमकी का सिलसिला यही नहीं थमा। लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने पप्पू यादव को बड़ा भाई तो बताया, लेकिन धमकी देने से नहीं चूका। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। कई बार कॉल करने और ऑडियो मैसेज भेजने के बाद भी जब पप्पू यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लॉरेंस का गुर्गा गाली गलौज पर उतर आया और पप्पू यादव को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। ले सुन ले भाई की तरफ से ना कच्चे चबा दिए ना, 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों। ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी देने के बाद झारखंड के अमन साहू गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और पप्पू यादव को धमकी देते हुए लिखा कि ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। इससे पहले पप्पू यादव से जब लॉरेंस पर दिए गए उनके बयान के बारे में पूछा गया था तो वो मीडिया पर ही भड़क उठे थे। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। एक के बाद एक लगातार मिल रही धमकियों से एक जमाने में खुद बाहुबली रहे पप्पू यादव भी दहशत में आ गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव ने लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी की कर दी जाए। पप्पू यादव ने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार केंद्र और बिहार सरकार होगी। बाहुबली पप्पू यादव को पहली बार धमकी नहीं मिली, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में गैंगवॉर की घटनाओं के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती। लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं वो धमकी से भी बड़ा है। सवाल यह है कि इतनी सख्ती के बाद भी आखिर जेल में लॉरेंस बिश्नोई के पास फोन कैसे पहुंच गया। सवाल यह है कि अगर जेल में जैमर लगे हैं तो जैमर बंद करवाकर फोन कैसे किया गया। साथ ही सवाल यह भी कि क्या जेल प्रशासन और लॉरेंस गैंग के बीच कोई मिलीभगत है। सवाल यह भी है कि जेल में मोबाइल नेटवर्क जैमर कौन ऑपरेट करता है, क्या उसकी लॉरेंस गैंग से बकायदा साठगांठ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है क्या वाकई में लाखों रुपए की रिश्वत देकर जेल में कैद अपराधी जैमर बंद करवा सकते हैं। और जेल में बंद अपराधी रिश्वत की रकम का पेमेंट कैसे करते हैं, कैश, ऑनलाइन या फिर हवाला के जरिए। इस मामले की तह तक जाने के लिए इन सवालों के जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको वायनाड से प्रियंका गांधी नामांकन कर चुकी हैं और अब चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई हैं। प्रियंका ने वायनाड में जोर शोर से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने अपनी जीत की उम्मीदों को लेकर। अगर वायनाड की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अगर, तो मैं दिन रात एक करके उनके लिए काम करूंगी, सेवा करूंगी और पूरी तरह से उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझूंगी और उनका समाधान ढूंढूंगी और जहां जहां हो सके उनकी आवाज उठाऊंगी। हमने देखा कि आपके नामांकन के मौके पर खरगे जी के तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाया। आप थे कमरे के अंदर थे, आपने देखा, तो क्यों फिजूल की बातें कर रहे हैं। आपने देखा कि कोई अपमान नहीं हुआ, आपने देखा कि मैंने डीएम साहब से पूछा कि खरगे जी आए हैं। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पे आप क्या कहेंगी उन्हें? मतलब ये बस ये अजीब सी राजनीति है और इस दौर से जब देश गुजर रहा है, जबकि महंगाई इतनी है,
बेरोजगारी इतनी है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है उनकी समस्याओं का। तो इस समय इस तरह की जो राजनीति है वो एकदम अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता को ये बातें नहीं सुननी है। आपका नामांकन स्वीकार हो गया है, लेकिन हमने देखा बीजेपी ने आपकी संपत्ति आदि को लेकर, एफिडेविट को लेकर के भी सवाल हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है कि करेंगे, स्वाभाविक है कि करेंगे, लेकिन स्वीकार हो गया है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम था या कोई समस्या थी तो स्वीकार नहीं होता। प्रियंका जी, एक साफ बात है। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना डिस्ट्रैक्शंस हैं। भैया बहुत बार कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ कि ये जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए है। असली जो मुद्दे हैं उन पे कभी जवाब नहीं देंगे। ये आलोचना में आपके कहा जा रहा है। अच्छा, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मतलब देखिए, ये लोग तो कहते रहते हैं, अगर हमारे देश में एक लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे बिठाया थोड़ी जा रहे हैं यहाँ। चुनाव हार जाऊंगी तो हार जाऊंगी, जीतूंगी तो प्रतिनिधि बनूंगी यहाँ की, तो इसमें परिवारवाद की क्या बात है। कहते हैं रो देने से दुख हल्का हो जाता है, लेकिन आंसू किसी नेता के हों तो सारे के सारे समीकरण भी बदल देने का दम रखते हैं। झारखंड से बीजेपी नेता सीता सोरेन के आंसू इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इन आंसुओं की वजह है सीता सोरेन के देवर यानी सीएम हेमंत सोरेन के एक मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान। देखिए, इनको बोरो खिलाड़ी है। आंखों से आंसुओं का सैलाब और जोर जोर की सिसकियां। फपक फपक कर रोती ये सीता सोरेन है, जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार। और इससे बड़ा परिचय कि ये सोरेन परिवार की बड़ी बहू है। सीता सोरेन को रुलाने वाले और कोई नहीं, इनके देवर सीएम हेमंत सोरेन के ही खास मंत्रियों में से एक कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है। तो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया, उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या इरफान अंसारी जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। उन्होंने सीता सोरेन पर यह अपमानजनक टिप्पणी 25 अक्टूबर को नामांकन के वक्त की थी। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का है। वहीं बीजेपी ने इरफान के बयान को लेकर डबल अटैक किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक तो इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ा और फिर इरफान अंसारी को मदरसे से ट्रेनिंग लिया हुआ घुसपैठिया भी बता डाला। ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। हेमंत सोरेन चुनावी रैलियों में हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन सीता भाभी के अपमान पर मौन है। वहीं कांग्रेस जरूर कार्रवाई का भरोसा दे रही है। कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की हो। हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी पता नहीं, लेकिन इरफान अंसारी उल्टे सीता सोरेन को चेतावनी दे रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे। चुनाव में हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। विरोधी पूछ रहे हैं कि भाभी क्या मां समान नहीं होती। कई साल पहले आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने भी कांग्रेस की एक युवा नेता के बारे में ऐसे ही शब्द कहे थे, अपशब्द कहे थे। इरफान की तरह वो भी बुरी तरह से घेरे गए थे। जनहित में अब रुख करेंगे एक बेहद अहम खबर की ओर। रक्षा सौदों में भारत लगातार मेड इन इंडिया की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने आज नया अध्याय लिखा है। स्पेन के साथ 3 साल पहले एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, उसे गुजरात के वडोदरा में आज नई उड़ान मिली है। वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया।
ये कॉम्प्लेक्स इसलिए भी खास है क्योंकि एयरफोर्स के जाबाज अब यहाँ पर बने एयरक्राफ्ट में उड़ान भरेंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में जो एयरक्राफ्ट बनेंगे उनकी एक झलक प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को दिखाई। कुछ सालों में यहां तैयार होने वाले ऐसे ही एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नई उड़ान, नई मजबूती और नई ताकत देंगे। इस कदम से सेना तो मजबूत होगी ही, साथ इस कारखाने में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ही कुछ साल पहले C-295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन प्लांट की नींव रखी थी। सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए की डील हुई थी। 56 में से 40 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा एडवांस लिमिटेड और एयरबस के बीच करार हुआ था। ये 40 एयरक्राफ्ट वडोदरा के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहे हैं। बाकी 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत आने वाले हैं। पहला एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 में भारत आ भी चुका है। अब इंतजार मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट का है। सितंबर 2026 तक बताया जा रहा है कि पहला मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट वायुसेना को मिल जाएगा। तो वहीं सन 2031 तक मेड इन इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट C-295 तैयार हो जाएंगे। ये पहला मौका है जब देश में कोई निजी कंपनी सैन्य विमान बना रही है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने खास शख्सियत को भी याद किया। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती। डिफेंस सेक्टर में भारत की मेड इन इंडिया मुहिम रंग ला रही है। दूसरे देशों से हथियार खरीदने वाला भारत अब हथियार बेचने वाले देशों की कतार में खड़ा हो चुका है। इसके दो फायदे हैं। एक तो देश में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और दूसरा ये कि विदेश में भी भारत की ताकत का परचम लहरा रहा है। मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट आखिर क्यों ये विमान भारत के लिए इतने ज्यादा अहम हैं और इनके आने से कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत में अकूत इजाफा होने वाला है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, यानी बहुत छोटे से रनवे से ये उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। महज 320 मीटर लंबे रनवे पर टेक ऑफ और 670 मीटर लंबे रनवे पर ये लैंडिंग करने की क्षमता रखते हैं। अब तीसरी खूबी के चलते ये विमान लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए मददगार साबित होंगे। C-295 प्लेन में एक बार में 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट ले जाने की क्षमता है। अहम बात यह है कि यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। सैनिकों या सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए इसमें रैंप डोर भी लगाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। आज आतंकवादियों ने अखनूर में सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाया। इससे पहले भी आतंकवादियों ने बारामूला, गांदरबल और शोपियां में बड़े हमले किए थे। सेना आतंकवादियों को उनके ही बिलों में घुसकर खत्म करने की तैयारी में है। पहाड़ों पर चढ़ते कॉम्बैट व्हीकल्स, नदियों को चीरते सेना के टैंक और आसमान से चप्पे चप्पे पर निगरानी। जल, थल और नभ में सेना की ये बानगी आतंकवादियों के खिलाफ फाइनल असॉल्ट है। ये तस्वीरें सेना के युद्धाभ्यास की नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन के साक्षात प्रमाण की हैं। एक और एनएसजी ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ BM-2 टैंक की गर्जना ने अखनूर में आतंकवादियों में दहशत पैदा कर दी, जिसका पहले नतीजा भी सामने आ चुका है। ऑपरेशन में सेना ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है।
और बचे हुए आतंकवादियों को उनके बिल में घुसकर खत्म करने का संदेश दे दिया है। दरअसल आज सुबह सुबह अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर 3 आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमला आतंकवादियों के खात्मे की ताबूत पर आखिरी कील साबित होने जा रहा है। हमले के बाद सेना ने इलाके को सील कर दिया। मीडिया और आम लोगों के इलाके से गुजरने पर रोक लगा दी गई और फिर शुरू हुआ आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। 3 आतंकवादियों में से एक का काम तमाम कर दिया गया है। अखनूर से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि बचे हुए दहशतगर्द आकाश में हो या पाताल में, उनका बच पाना मुश्किल है। ये ऑपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक हफ्ते में घाटी में 5 आतंकी हमले हो चुके हैं। इसके पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। 24 अक्टूबर को ही पुलवामा में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की। 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और 5 प्रवासी मजदूरों की जान गई। 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकवादियों ने बाहरी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि टारगेट किलिंग और सेना के काफिले पर हमला कर पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश में जुटा है। 370 हटने के बाद घाटी में अमन शांति की जो हवा बह रही है, उससे आतंकी बेचैन हैं। लेकिन सेना की ऑपरेशन की तस्वीर बता रही है कि आतंकवादियों की बेचैनी और जिंदगी दोनों की तबाही तय है। जब कोई काम खराब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं सब कचरा करके रख दिया। ऐसा ही कल दिल्ली में हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट ने समा बांध दिया। हजारों लोगों की भीड़ घंटों तक दिलजीत के सुरों पर नाचती रही, झूमती रही। लेकिन कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो दिल्ली की पब्लिक ने जाते जाते दिल्ली के सबसे बड़े स्टेडियम का कचरा कर दिया। पूरे स्टेडियम में अंदर से बाहर तक जगह जगह कचरा बिखरा नजर आया। कॉन्सर्ट के दौरान जिस पॉपकॉर्न को खाकर पब्लिक उछल रही थी, उसके टूटे फूटे डिब्बे स्टेडियम के उसी ट्रैक पर बिखरे पड़े थे जिन पर देश के होनहार एथलीट ट्रेनिंग लेते हैं। आज सुबह जब खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंचे तो वहां की हालत देखकर हैरान और परेशान हो गए। बाहर ग्राउंड के आसपास प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के पैकेट और खाने की प्लेट्स पड़ी हुई थीं। अब सवाल यह है कि आखिर स्टेडियम की इस बर्बादी का कौन है जिम्मेदार? करोड़ों रुपए खर्च कर जो प्रोग्राम किया गया, क्या कुछ और रुपए खर्च करके वहां ढंग से साफ सफाई नहीं करवानी चाहिए थी? सवाल यह भी है कि क्या इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर किसी खेल में सबसे ज्यादा पैसा है तो वो है क्रिकेट। लेकिन आज भी देश में कई स्टेडियम की हालत ऐसी है कि देखेंगे तो आप गश खा जाएंगे। पटना में कल रणजी मैच के दौरान बारिश हो गई और मैदान गीला हो गया। मैच दोबारा शुरू कराने के लिए ग्राउंड स्टाफ को क्या करना पड़ा, देखिए और हैरान होइए। उपलों से पिच सुखाने का ये वीडियो अगर 20 साल पुराना होता तो सुविधाओं का रोना रोकर इसे हम भूल जाते। लेकिन ये वीडियो आज के उस दौर में आया है जहां भारत में क्रिकेट पैसों की बारिश कर रहा है। बावजूद इसके बारिश से मैदान गीला होने के बाद बिहार बोर्ड के पास उसे सुखाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसीलिए पिच के पास उपले जलाकर मिट्टी की नमी को सोखने की कोशिश हो रही है। पटना के जिस मोइनुल हक स्टेडियम में ये उपले जल रहे हैं, वहां रणजी का मैच खेला जा रहा है। बारिश के बाद मैच रुका तो बिहार बोर्ड के फंड्स नहीं बल्कि ये देसी जुगाड़ काम आया। वैसे ये जुगाड़ तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचों में भी जब कुदरत ने दखल दी तो घर पर काम आने वाली चीजों से मैदान को सुखाया गया। गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के T20 मैच के दौरान हेयर ड्रायर से मैदान को सुखाया जा रहा था। उस दौरान विराट और धवन जैसे खिलाड़ी भी अपने देश के बदहाल स्टेडियम को देख रहे थे। उसी मैच में जब हेयर ड्रायर से मैदान नहीं सूखा तो असम क्रिकेट बोर्ड के पिटारे से स्टीम आयरन निकला। फिर आयरन से मैदान सुखाने की कोशिश हुई। इससे बड़ी फजीहत तो 2023 के IPL फाइनल में हो गई थी। उस दौरान दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश के बाद मैदान सुखाने के लिए फोम का सहारा लिया जा रहा था। छोटे स्टेडियम्स की वजह से भारतीय क्रिकेट की ऐसी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई। इसी साल सितंबर के महीने में ग्रेटर नोएडा में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के दौरान टेबल फैन से मैदान को सुखाया जा रहा था। मेंटेनेंस के लिए हर मान्यता प्राप्त क्रिकेट बोर्ड को BCCI की ओर से करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसके बावजूद ऐसी तस्वीरों का आना देश के क्रिकेट के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और अब जनहित में आज का सबसे खतरनाक वीडियो आपको दिखाते हैं। पटाखों के शौकीन लोगों के लिए ये वीडियो एक चेतावनी की तरह है। आप सबने इस वीडियो को पूरे दिन टीवी और सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये वीडियो हैदराबाद का है। वहां गैर कानूनी तरीके से चल रही पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे।
एक बार इस जगह पर अपने परिवार के लोगों को रख कर देखिए, सोच कर देखिए, अगर यहां आपके परिवार का कोई होता तो आप क्या करते। यह वीडियो देखकर अगर आपके मन में डर पैदा हुआ है तो उस डर को बचा कर रखिए, क्योंकि आज के जमाने में पटाखों से डरना भी बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के चुनाव पर हम हर रोज इतनी बातें क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका की सरकार से भारत को फर्क पड़ता है। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, किसकी जीत भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी? देखिए। Prime Minister Modi, there are millions here who have roots in India, and there is one behind me. भारतीय मूल की कमला हैरिस हो या मोदी के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की सरकार का मुखिया कोई भी हो, वो भारत को अपने साथ जरूर रखना चाहेगा। हालांकि इन दोनों कैंडिडेट्स के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो ट्रंप के साथ मोदी सरकार ने काम किया है, जबकि हैरिस का कार्यकाल भारत के लिए नया होगा। भारत के आंतरिक मुद्दों पर ट्रंप बेवजह नहीं बोलते, जबकि हैरिस ने 370 हटाए जाने का विरोध किया था। हालांकि टैरिफ को लेकर ट्रंप ने भारत की आलोचना की, जबकि हैरिस ने ऐसा नहीं किया है। नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड्स के बाद समझिए कि इनके सत्ता में आने से भारत को क्या फायदा हो सकता है। ट्रंप के पीएम मोदी के साथ अच्छे औपचारिक संबंध भारत के लिए फायदेमंद होंगे। चीन के विरोधी ट्रंप उसे कमजोर करने के लिए कई मसलों पर भारत का साथ दे सकते हैं। ट्रंप रूस के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इससे भी भारत का ही फायदा है। हालांकि ट्रंप की नीतियां स्थिर नहीं रही हैं। टैक्स और प्रवासियों को लेकर वो भारत पर भी सवाल खड़े करते आए हैं। जबकि दूसरी ओर माना जा रहा है कि कमला हैरिस बाइडेन की नीतियों को आगे बढ़ाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो इससे बाइडेन सरकार के दौरान रहे अच्छे संबंध वैसे के वैसे ही रहेंगे। मिलिट्री कोऑपरेशन, ट्रेड पॉलिसीज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत को अपनी मौजूदा कूटनीति में किसी खास बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमला हैरिस सत्ता में आई तो भारत के प्रति उनका रुख कैसा होगा, इसको लेकर थोड़ा असमंजस है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका में सरकार चाहे जिसकी भी आए, भारत के साथ संबंधों पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। और अब जनहित में चलते चलते आज का मंत्र, असफलता जिंदगी का हिस्सा है, उससे सीखें और कोशिश करते रहें। हारने वाले सिर्फ वही होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे।